मैं चंद्रशेखर वेक्टर शुरू किया था, लेकिन मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और मैं ओमेगा प्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था। ये वेक्टर कुछ नहीं है, स्केलर्स और वेक्टर। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यानी स्केलर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन द्वारा एडेड होता है। मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन भी बताया था प्रीवियस क्लासेस में, और उसके बाद बहुत सा क्वांटिटीज का कि कैसे आप निकाल सकते हैं कि वो वेक्टर है या स्केलर है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? दो तरह का। एक को कहते हैं पोलर वेक्टर और दूसरे को कहते हैं स्केलर, ये एक्सियल वेक्टर। एक को कहते हैं पोलर वेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो मैं पहले पोलर वेक्टर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। पोलर वेक्टर्स वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसमें केवल आपका स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हम इस पेन को धक्का ऐसे करके दे रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर से जैसे अगर इसको हम धक्का दे रहे हैं ऐसे कर करके, तो इसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और ये इसको बी पॉइंट तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देते हैं पोलर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को कह देते हैं पोलर वेक्टर्स। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ए लिखा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से किसी बॉडी को मूव किया है कहाँ तक? बी तक। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर मैंने फोर्स लगाया है, मैंने वेलोसिटी दिया है पॉइंट ए पर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और वहां पर से फाइनल कहीं भी गया होगा, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देते हैं पोलर वेक्टर्स। दूसरा जो वेक्टर आता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है रोटेटिंग इफेक्ट को। जैसे इस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो इस इफेक्ट को कहा जाता है रोटेटिंग वेक्टर। आपका यहां पर से दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। और इसका डायरेक्शन वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसके डायरेक्शन में होता है। जैसे आप एक स्क्रू को घुमा रहे हैं तो अगर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका ऊपर के तरफ आता है, और जब वो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका नीचे के तरफ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर से उसका डायरेक्शन के लिए आपका दिया है यहाँ पर फिगर कि इफ बॉडी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे कर करके अगर ऐसे किया जाए एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर के तरफ आता है। अगर उसको क्लॉकवाइज स्क्रू को आप कसते हैं क्लॉकवाइज तो वो आपका नीचे के तरफ जाता है। जैसे आप पेन खोल करके देख सकते हैं, पेन को आप खोलिए तो आपका वो ऊपर की तरफ खुलता है, मतलब हाँ। तो मैंने ये बता रहा था कि इफ बॉडी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड। यानी आप इस पेन को ऐसे करके खोल रहे हैं, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर से आपको ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ये मैंने पेन लिया है और अगर हम आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका इसका जो डायरेक्शन होगा
एक्सियल वेक्टर का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके अनुसार से भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो दो तरह का वेक्टर होता है, एक को कहते हैं पोलर वेक्टर्स और एक को कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये पोलर वेक्टर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना जरूरी है, लेकिन एक्सियल वेक्टर में आपका जो है वो रोटेशन इफेक्ट दिखाता है, रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है। इसीलिए हम लोग कह देते हैं, यहां से देख लीजिए, यहां से लिखा हुआ है कि those vectors which represents rotational effect is called axial vector. Its direction is in the direction of axis of rotation. तो यहां पर से ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसके डायरेक्शन में, यहां पर से उसका डायरेक्शन देख लीजिए, यहां पर से आपका डायरेक्शन ये दिखाया हुआ है, और यहां पर से जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ये किस डायरेक्शन में, यहां से देख लीजिए, ये ऐसे कर करके ये थंब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में, टिप्स ऑफ जो फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, ये थंब का जो डायरेक्शन है वो ही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस फिगर में। यहां पर देख लीजिए, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इसका थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए ये नीचे के तरफ है। अब हम लोग यहां पर इतना पढ़ चुके हैं कि आपका कितने टाइप्स का वेक्टर होता है, ये पढ़ चुके। अब हम लोग स्केलर्स और वेक्टर में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। स्केलर्स और वेक्टर्स में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल था एक्सियल वेक्टर का, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एटीसी। अब जो हम आ रहे हैं वो डिफरेंस आ जाता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो स्केलर्स और वेक्टर्स ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए कि यहां पर से स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दूसरी बात जो है वो है कि हम स्केलर्स को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ते हैं, लेकिन वहीं पर वेक्टर्स में हम लोग उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, जिसको ट्रायंगल लॉ या आपको कहा जाता है उसको पैरेललोग्राम लॉ। आगे हम पढ़ेंगे, अगर वेक्टर्स फिक्स्ड वेक्टर्स नहीं हो, फ्री वेक्टर हो, तब हम उसको ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं, और अगर फ्री वेक्टर नहीं हो, फिक्स्ड वेक्टर हो, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। दूसरा है, उसका एग्जाम्पल भी है, आपका देख लीजिए, यहां से स्केलर्स में है डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, एटीसी। वेक्टर्स में है वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, एटीसी। अब डिफिनीशन इन वेक्टर ऑफ अलजेब्रा, हम लोग अलजेब्रा में डिफिनीशन जानना चाहिए हम लोगों को कि कैसे करके उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या क्या होता है, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो डिफिनीशन इन वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहां पर से है, फर्स्ट में आता है इक्वल वेक्टर्स। यहां से सोच लीजिए, इक्वल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स को कहते हैं जिसका जो सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो और जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देते हैं आपका इक्वल वेक्टर्स। यहां से देख लीजिए, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो यहां पर से इक्वल वेक्टर का मतलब है कि दोनों चीज सेम होना चाहिए, दोनों चीज सेम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के या नेगेटिव डायरेक्शन में, वो अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तब ये हम लोग उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। दूसरा आता है टर्म नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स वैसे वेक्टर को कहते हैं कि जिसमें आपका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो।
हाँ, इक्वल वेक्टर्स में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, लेकिन वहीं पर नेगेटिव वेक्टर्स में आपका दोनों वेक्टर्स के बीच जो आपका एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे यहां से देख लीजिए, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ए है और ये आपका बी है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो नेगेटिव वेक्टर्स में दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन जो दिए हैं वो अपोजिट नहीं होगा, वो सेमी डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम लोग इसको, मैंने अभी इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स की बात कर रहा था। तो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा और नेगेटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल वो आपका 180 डिग्री होगा। ये आप समझ जाइए। तीसरा जो है वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर को फ्लाइंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपका वेक्टर के रूप में होता है, लेकिन उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे वेक्टर को आप लोग कह देते हैं या हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे मॉडुलस लगाने का मतलब है कि अगर कोई नेगेटिव भी है तो भी वो पॉजिटिव होगा, तो यानी उसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी उसमें अब मैग्नीट्यूड लगाने का, यहां पर से वेक्टर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम वेक्टर ए को लिखें फ्लैंगिंग लाइन से और उसके बाद जो आपका है आपका ए है, तो यहां पर से इसको कह देते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे आप कह रहे हैं 10 किलोमीटर नॉर्थ, अगर उसमें मॉडुलस लगा दीजिएगा तो वहां पर से केवल 10 किलोमीटर रह जाएगा, वो आपका नॉर्थ नहीं होगा, यानी डायरेक्शन हट जाएगा। ये मॉडुलस लगाने का मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा। जैसे कोई बॉडी जो है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो वहां पर से उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं रिप्रेजेंट, ओनली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट, यानी वहां पर से वेक्टर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे वेक्टर को कह देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है वेक्टर का और तब उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसे के लिए हम लोग कह देते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका कोइनिशियल वेक्टर। जैसे आपका यहां से देख लीजिए, ये दो पेन है और इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका इनिशियल पॉइंट ये है। अगर दोनों पॉइंट एक जगह हो यहां पर से, तो ऐसे को कह देते हैं, जितना भी वेक्टर हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर हो तो ऐसे वेक्टर्स को कह देते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को कह देते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी और सी जो है वो पर है, इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट में कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर हुज हेड इज एट ए पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर, सब वेक्टर जो है एक जगह पर एक टर्मिनल पर जा करके मिल रहा है, तो ऐसे करके जैसे डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है ट्रेन, जैसे आप पटना जंक्शन की बात कर लीजिए, आप उधर से ईस्ट से भी आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है लेकिन वहां पर सो जब जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही है तो वहां पर से वैसे को हम लोग कह देते हैं कोटर्मिनस पॉइंट या उसको जंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर से वेक्टर्स हुज हेड इज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। तो यहां पर से देख रहे हैं 4 वेक्टर है ए बी सी एंड डी, और वो चारों जो है वो पॉइंट यहां पर ओ पर मिल रहा है, यहां पर ओ पर मिल रहा है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देते हैं कोटर्मिनस पॉइंट या जंक्शन।
हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं पटना जंक्शन, तो वहां से दो तरफ से ट्रेन आ रही है और वहां पर आकर के मिल रही है, तो वहां पर से उसका हेड जो है, मतलब हेड क्या किसको कहेंगे, इंजन को कहेंगे, वहां पर मिल रहा है, तो वैसे एक स्थिति में हम उसको कह देते हैं को टर्मिनस पॉइंट। अब है कोलिनियर वेक्टर्स। अब है कोलिनियर वेक्टर्स, दो टू और टू मोर वेक्टर्स का अगर पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे यहां से देख लें, दो वेक्टर है, यहां पर पैरेलल है, तो यहां पर ए और ये बी। हम लोग इसका यूज कहां करते हैं, जो याद रखिए, जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो यहां यूज करते हैं। जैसे यहां पर ये वेक्टर ए है और इसके हेड पर वेक्टर बी का टेल रख दे, तो ये पूरा वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। फिर यहां पर से आप देख लीजिए कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है, अपोजिटली डायरेक्टेड है लेकिन पैरेलल है, इसीलिए वैसे वेक्टर को कह देते हैं कोलिनियर वेक्टर। यहां से देख लीजिए कि जैसे यहां पर से ए है और ये आपका बी है अपोजिटली डायरेक्टेड, तो इस ए में से ये बी जो है घट जाएगा, तो इसीलिए यहां पर से ये जीरो वेक्टर हो जाएगा और ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अब आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। जो वेक्टर एक प्लेन में लाई करता हो, जो वेक्टर एक प्लेन में लाई करता हो, वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोल देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ये बोर्ड है और यहां से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये आपका बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जो है, वो आपका एक्स वाई प्लेन में पड़ रहा है। अब यहां पर से देख लीजिए दो वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में, ए और बी जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो इस वेक्टर्स को कह देते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर इसी तरह से दो वेक्टर आपका यहां पर से ऐसे हो, एक वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे हो, तो यहां पर से इन दोनों को भी कह देना है कोप्लेनर वेक्टर्स, जो कि एक्स जेड प्लेन में है। और फिर यहां पर से दो वेक्टर यहां से ऐसे हो, तो यहां पर से भी कह सकते हैं कि वाई जेड प्लेन में। यानी कहने का मतलब है कि एक प्लेन मतलब होता है 2 डायमेंशनल और स्पेस मतलब होता है 3 डायमेंशनल। तो जो वेक्टर एक प्लेन में पड़ रहा है, जैसे हम खड़े हैं तो यहां पर से आपका एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है, अब ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर से कहते हैं कि अगर वेक्टर्स एक प्लेन में पड़े तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो आता है आपका आ रहा है फिक्स्ड वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स जैसा ही है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है जो आप समझ लीजिए। अगर यहां पर से जो 3 वेक्टर है वो आपका इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट पर फिक्स्ड हो, तो ऐसे वेक्टर्स को बोल देते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर्स तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड हो तो हम लोग कह देते हैं फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे यहां पर वेक्टर ए बी सी है, ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो यहां पर से जब हम लोग एडिशन में आएंगे तो वहां पर इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे कर करके हम लोग फिक्स्ड वेक्टर को यूज करते हैं। अगर वेक्टर फिक्स्ड है तो वहां पर से ट्रायंगल लाई यूज नहीं होगा, जब भी होगा तो पैरेललोग्राम लाई यूज होगा। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। तो यहां पर से अगर इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट पर फिक्स्ड हो, जैसे 3 कॉज है और वो आपका एक
खुट्टे से बंधा हुआ है तो वो उस खुट्टे से बाहर नहीं जाएगा, वो वहां से बंधा रहेगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, वहां पर एक खुट्टा है या लकड़ी का कोई थंब है, वहां पर है। उस बात को हम लोग चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो तो वैसे को कह देते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। दूसरी जो बात आती है वो फ्री वेक्टर्स और आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स जिस वेक्टर का आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, फ्री हो, मूव कर सकता हो, तो मूव कर सकता हो तो हम लोग कहीं भी उसको पैरेलल अगर ले जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी रोटेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो यहां पर से फ्री, अगर इनिशियल पॉइंट फ्री हो तो ऐसे वेक्टर्स को कह देते हैं हम लोग फ्री वेक्टर्स और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फ्री फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। यहां से देख लीजिए, इसका फिगर भी आप देख लीजिए, यहां पर से ये 3 वेक्टर्स है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं आपका फ्री वेक्टर्स और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अब आता है आपका यूनिट वेक्टर्स। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वैसे वेक्टर्स को कह देते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो तो उसको कह देते हैं यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और एक यूनिट वेक्टर से। तो यहां पर से देख लीजिए कि अगर यहां पर से यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को लिख देते हैं वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए। आप यहां से ऐसे कर करके निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर। जैसे यहां से आप 10 किलोमीटर नॉर्थ कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर नॉर्थ आप वेक्टर ए को लिख रहे हैं और यहां से मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर से कट जाएगा तो केवल बच जाएगा 1 नॉर्थ, यानी वहां से 1 किलोमीटर नॉर्थ, यानी यहां पर से आपका वो जो होता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यानी यहां पर से यूनिट वेक्टर को किसी से भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पर से मेरा यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल टर्म मतलब परपेंडिकुलर टर्म में लिखने का तरीका है। परपेंडिकुलर टर्म में लिखने का तरीका है कि हम अगर एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो उसको आई से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं तो आपका जे से डिनोट करते हैं, और जेड डायरेक्शन में आपका लिखते हैं तो के से डिनोट करते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, जब हम आपका लिख रहे हैं एक्स आई लिख रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक्स डायरेक्शन में है। अगर कोई वेक्टर आप जैसे आप यहां पर से लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं ए और यहां पर से अगर जे लिख दें ऐसे कर करके, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में होगा कि वाई डायरेक्शन में होगा, या फिर अगर ए को लिख रहे हैं ऐसे कर करके, इसका मतलब है कि आपका जो वेक्टर होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, यानी यहां से लिख सकते हैं जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में इतनी बातें को डिफाइन किया। अब हम लोग वहां पर से पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।